والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. तिलावत कुरान पाक के बाद नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सभी सामईन के सामने गुनगुनाने की जसारत कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको वो समात फरमाएंगे। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। के दवा वही मिलेगी, के दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। नहीं माल सर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। नहीं माल सर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क तो ले चल, मेरे इश्क तो ले चल, मुझे मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है,
आंखें तरस रही है दीदार मुस्तफा को, दुश्वार हो गए, दुश्वार हो गए उनके बगैर जीना, मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। Assalamualaikum everyone. I would like to introduce Mr. Tariq Hafiz Siddiqui. He has done graduation in zoology, master in agriculture, economics and business management from AMU. He is a gold medalist, mashallah. He worked in many companies at various positions in marketing, product development, strategy and planning department. He is also teaching management students as assistant professor at an affiliated Agra University College in Aligarh. He is managing his own school. Master Tariq Hafiz is a management counselor, marketing management advisor and career counselor with UP Employment Cell. He is associated with many education movements. Welcome sir, we are very glad to have you here. We would love to listen from you. उनको मैं किस बच्चे को किस कैटेगरी के अंदर फिट करूं तो फिर यहाँ से उसको काफी मदद मिल सकती है ना। ओपननेस, फोकस ऑन न्यू आइडियाज। फिगर से भी आपको अंदाजा हो सकता है, हमेशा नई चीज सीखने की कोशिश करता है। मोहतरम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्कशॉप है जो कि टीचर्स ट्रेनिंग की हैसियत से यहाँ पर मुनक़िद की गई है और 2 दिन से ये चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपको मालूम ही हुआ कि इसमें मेरा टॉपिक क्या है। आई वुड लाइक टू स्पीक ओवर द साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चे जो हमारी क्लासेज में होते हैं उनके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स किस तरह से होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ होमवर्क इसमें आपके लिए ये रहेगा, नॉट और ये कि उस ट्रेड्स को समझने के बाद में एजुकेशन आपको किस तरह से देनी है, बिकॉज दैट इज ए क्वाइट वाइड टॉपिक एंड कांट बी कवर्ड विद इन एन आवर। और ऊपर बाबा साहब क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो टॉपिक के बारे में आपको जैसे कि मैंने बताया, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स इन चिल्ड्रन। तो ये सिर्फ जब आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये ना हो कि सिर्फ बच्चों में ही इस तरह के ट्रेट्स होते हैं, बल्कि ये ट्रेट्स पूरी जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, उसके अंदर भी उसी तरह से पाए जाते हैं। बट बिकॉज वी आर स्टडिंग दैट एज पर the students in our class, that's why I will concentrate basically over the ecosystem. I will basically concentrate only over the students. Okay. So let us begin. Before going through the lecture, we should know some specific points. ये 5 points है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. The first point is that everyone is born with distinct personality trait. यानी हम में से जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट पर पैदा होती है। यानी जिस बच्चे की भी पैदाइश होगी वो किसी खास ट्रेट पर जरूर होगी। और ये बात हम इस्लामिक साइकोलॉजी से भी जानते हैं कि हर इंसान जो पैदा होता है वो किसी खास फितरत पर पैदा होता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिए कि साइकोलॉजी में फितरत के मीनिंग में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। साइकोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट देन फितरत। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दैट बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय नोइंग साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। यानी अगर हमें किसी की साइकोलॉजी के बारे में पता है तो उस साइकोलॉजी से एसोसिएटेड जितने भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी एक बच्चा है, उसकी एक साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी की वजह से उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होगा। तो उस बिहेवियर के अंदर कुछ प्रॉब्लम अगर है तो साइकोलॉजी को समझने के बाद में उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टीचर्स। यानी ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी भी है, हमें उसके बिहेवियर के बारे में भी मालूम है तो उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ ये बात समझने के लिए जरूरी है कि साइकोलॉजी एक अलग चीज है और बिहेवियर एक दूसरी चीज है। साइकोलॉजी बेसिकली क्या है
जैसे कि आप में से कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में जानते हैं? कोई भी कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में जानते हो या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हो? प्लीज रेज योर हैंड। कंप्यूटर डिजाइनिंग के बारे में कुछ लोग जानते हैं आप में से? नहीं जानते, कोई बात नहीं। देखिए जैसे सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के बाद में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छे काम भी किए जा सकते हैं, बुरे काम भी किए जा सकते हैं। उसी तरह से साइकोलॉजिकल ट्रेड्स होते हैं, उस ट्रेड की कोई कमी नहीं होती, उसके एसोसिएटेड जो बिहेवियर होता है उसकी कोई कमी होती है। तो जिस तरह से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके काम को सही या गलत किया जा सकता है, उसी तरह से हम किसी की साइकोलॉजी को समझ करके उसको ठीक या गलत कर सकते हैं। ठीक है। Third thing is that lot of researches are done to reach the conclusion. So please don't think that you already knew about this. यानी हमें ये पता होना चाहिए कि जो कुछ हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये असल में करीब 70 साल की रिसर्च का नतीजा है। जो बातें हम यहाँ पढ़ेंगे वो ऐसा नहीं है कि एकदम से मैंने उसको 1 घंटे में तैयार कर लिया है, बल्कि 70 साल के अंदर जो रिसर्चेज हुई हैं ह्यूमन बिहेवियर पर, उसकी मैंने थोड़ी सी स्टडी की है और उस 70 साल की रिसर्च को मैंने करीब 60 मिनट में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। तो उसमें सारी बातें नहीं आ पाएंगी, तो थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। और ये सोचने की जरूरत भी नहीं है कि हमें इसके बारे में पहले से पता था। जाहिर है बहुत सारी बातें होंगी हमें पहले से पता होंगी, लेकिन इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है कि हमें पहले से पता था। और ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि नई नहीं है, बहुत सारी नई बातें भी उसके अंदर हो सकती है। तो स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, कुछ कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा तो आप ये सोचने लगे कि ये जो कैटेगरी है अब बिल्कुल ऐसी ही कैटेगरी एग्जिस्ट करती है ना, उससे थोड़ा सा डेविएशन हो सकता है। यानी मेरा बिहेवियर जो है जरूरी नहीं कि परफेक्टली वो ऐसा हो, थोड़ा सा उसमें डेविएशन जरूर होगा, प्लस माइनस जरूर होगा उसके अंदर। और जो लास्ट चीज है वो ये है कि जो टीचर्स होते हैं क्लास के अंदर, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से। यानी एक बच्चे के बिहेवियर को हम जानते हैं, उस बिहेवियर को जानने के बाद में हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी अगर हम पढ़ाई करना चाहें ऑनलाइन या जूम के जरिए से या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए से या किसी रोबोट के जरिए से, तो रोबोट वगैरह कभी भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते। दीज आर द वर्ड्स ऑफ एक्सपर्ट, नॉट माय वर्ड्स। ठीक है। तो इसलिए जो माइंड टू माइंड इंटरेक्शन है, यानी बच्चे की साइकोलॉजी को माइंड ही समझ सकता है, रोबोट नहीं समझ सकते, टीचर ही समझ सकता है, रोबोट नहीं समझ सकते। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर इन चीजों को समझना है इंशाअल्लाह। अब ये थोड़ी सी एक होमवर्क है आप सभी के लिए, इसको जरा पढ़ लीजिए, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखा हुआ है। These are few jumbled words, है ना। जैसे कि TAR है, TR का कोई मीनिंग होता है, लेकिन उससे वर्ड हम बना सकते हैं RAT रैट। उसके बाद में वर्ड है ARC, आर्क वर्ड होता है, लेकिन उससे हम बना सकते हैं CAR कार। ठीक है, उसका मीनिंगफुल वर्ड है वो। उसी तरह से है एक वर्ड है OFRU, उससे हम बना सकते हैं फोर। कुछ और लिखा हुआ है, उससे हम बना सकते हैं सेंस। इसमें एक वर्ड और दिया हुआ है जम्बल्ड वर्ड। ठीक है, जो जम्बल्ड वर्ड से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा वो यहां से ये सोच कर लिया जा सकता है। कोशिश कीजिए। AOCNE, माशाल्लाह। सबसे पहले आपने बताया, प्लीज आइए। Ocean, O stands for openness, O for openness, C for consciousness, ठीक है, E for extraversion, A for agreeableness and N for neuroticism। तो ये 5 वर्ड हैं जिस पर हमारा पूरा लेक्चर मुश्तमिल है। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि 70 साल की रिसर्च का नतीजा है,
जब साइकोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को, जेनेटिसिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को, एनवायरमेंटलिस्ट को ये पता लगाने में 70 साल खर्च हुए, और उससे पहले भी बैकग्राउंड, यानी 70 साल से पहले 1700 साल का बैकग्राउंड है कि लोगों ने ये बताया कि दुनिया के अंदर 5 तरह के स्टूडेंट जो हैं वो होते हैं क्लासेस के अंदर, और उनकी पर्सनैलिटी को आप इन 5 यानी क्वेश्चन जो वर्ड बताया OCEAN, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, उनको ही 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्लाइड्स आपको मिल सकती हैं, देन यू कैन हेल्प योर प्रिपरेशन फॉर दैट। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जैसे ओपननेस है, ओपननेस एक पर्सनैलिटी का ट्रेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी ओपननेस है तो सारी क्वालिटी उसके अंदर होंगी, है ना। या दूसरा है कॉन्शियसनेस है तो सारी क्वालिटी उसके अंदर होंगी, बल्कि ऐसा भी होगा कि ये दोनों ओवरलैप भी कर सकते हैं। यानी एक आदमी ऐसा भी हो सकता है दुनिया के अंदर कि जिसमें कुछ क्वालिटी इसकी होंगी, कुछ क्वालिटी इसकी होंगी, लेकिन ये परफेक्ट ट्रेट है। परफेक्ट ट्रेट यानी इसकी जो क्वालिटीज है उनको थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो किया जा सकता है, लेकिन जितनी सारी इसके अंदर क्वालिटी है वो एक पर्सन के अंदर हो सकती है। तो एक पर्सन फुल्ली ओपन भी हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस की तरफ भी हो सकता है, उसके अंदर ओपननेस की क्वालिटी हो सकती है, और थोड़ा सा वो न्यूरोटिसिज्म की तरफ भी हो सकता है ना। तो इस तरह से हमारी 5 पर्सनैलिटी के स्टूडेंट तैयार होते हैं क्लासेस के अंदर। अगर हम उनकी इन पर्सनैलिटी को आसानी से भांप सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं, तो फिर हमको पढ़ा भी आसानी से सकते हैं। लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसको यानी हम ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि बच्चे की क्वालिटी ओपननेस वाली है या नहीं है, लेकिन परफेक्टली अंदाजा लगाना उसका बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए बहुत सारी रिसर्चेस करनी होती है, बहुत सारे क्वेश्चनर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इनकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल ओपननेस। ओपननेस को उर्दू में क्या कहते हैं? एनीबॉडी? आप शोरों में नहीं कहेंगे जी, हर बात कह देना, खुलापन जिसको कहते हैं, यानी मिजाज में बिल्कुल ओपननेस हो, वो किसी से घबराए ना, किसी से शर्माए ना। इस तरह के बच्चे क्लासेस के अंदर होते हैं कि आप कुछ भी उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना। आसपास बैठे हुए बातें कर रहे हैं, लंच आवर्स हो गए तो फौरन सबसे पहले उनको मतलब वेट करते हैं वो कैसे बेल बजे और कैसे निकल करके क्लास से उठे। इस तरह के बच्चे होते हैं। तो ओपननेस के अंदर क्या क्या क्वालिटी आएंगी? द चाइल्ड इज फैंटेसी प्रोन, यानी वो चाहता है कि हर वक्त फैंटेसी वाले काम हो, है ना। कोई अगर वो लिखने की कोशिश भी करता है तो उसको बड़े मजे लेकर के लिखता है। अगर वो याद करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करता है ना। अगर आप उसको ड्राइंग बनाने के लिए देंगे तो उसमें भी उसको अच्छा लगेगा, और अगर उसको हम कोई साइंस की बात बता रहे हैं तो उसके अंदर भी उसको अच्छा लगेगा। यानी उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्टूडेंट को। तो ये फर्स्ट क्वालिटी है उसकी, ओपननेस स्टूडेंट की, यानी ऐसा स्टूडेंट जो कि खुलापन महसूस करता है तो वो फैंटेसी प्रोन होता है, फैंटेसीज को पसंद करता है। दूसरा है ओपन टू फीलिंग्स, यानी ऐसा नहीं है कि वो अगर सिर्फ फैंटेसी को पसंद करता है तो किसी की फीलिंग से उसको कोई मतलब नहीं है। अगर उसकी क्लास में उसका कोई कलीग एब्सेंट है, पहली बात तो ये है कि पूरी क्लास उसकी दोस्त होती है। उसको आप चाहे आगे की सीट पर बिठाएं वो तब भी बात करेगा, पीछे की सीट पर बिठाएं वो तब भी बात करेगा, है ना। तो आई एम टेलिंग दैट ओपन टू फीलिंग्स, यानी उनकी फीलिंग्स को वो समझने की कोशिश करता है। ऐसा स्टूडेंट उन बच्चों के बारे में जानने की कोशिश करता है जो कि क्लास में एब्सेंट है। अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं आया तो घर जाकर के बताएगा उसके बारे में कि आज मेरी क्लास में आमिर नहीं आया, है ना, या सादिक नहीं आया। वो उनके बारे में डिस्कस करेगा, जानने की कोशिश करेगा कि वो क्यों नहीं आया। घर जाकर के हो सकता है कि उसको फ़ोन भी करें, हालांकि वो सेकंड क्लास का बच्चा है, लेकिन घर जाकर उसको व्हाट्सएप भी करेगा कि आज क्लास में आप क्यों नहीं आए। अगर टीचर एब्सेंट है तो अगले दिन को टीचर से मालूम करेगा कि मैम आप कल क्यों नहीं आई थी। इस तरह के बच्चे आपकी क्लासेस के अंदर होंगे। तो ऐसे बच्चों का बिहेवियर जो है वो ओपननेस की तरफ होता है। सो ओपन टू डाइवर्स बिहेवियर्स, तो जो डिफरेंट बिहेवियर के लोग होते हैं उनके लिए भी वो ओपननेस, यानी वो थिंग इज सेम, डाइवर्स बिहेवियर्स के लिए भी वो ओपन होता है। यानी ऐसा नहीं है कि क्लास में सिर्फ उन्हीं बच्चों से उसकी दोस्ती होगी जो कि ओपननेस बिहेवियर वाले होते हैं, बल्कि उनकी दोस्ती उस बच्चे की दोस्ती सभी बच्चों से होगी, चाहे वो बच्चा कम अकल वाला हो, ज्यादा अकल वाला हो, कम बोलता हो, ज्यादा बोलता हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, सबसे उसकी दोस्ती होगी। ओपन टू न्यू एंड डिफरेंट आइडियाज, यानी ऐसा बच्चा जो होगा वो नए आइडियाज के लिए अपने माइंड को ओपन रहेगा, यानी नई नई बातें सीखने की कोशिश करेगा।
ये नहीं है कि सिर्फ आपसे ही सीखने की कोशिश करेगा, अगर वो गूगल को ओपन करेगा तो वहां से भी नई चीजें सीखेगा, है ना। अगर वो कोर्स के अलावा दूसरी किताबों को पढ़ने की कोशिश भी करेगा, इस तरह के बच्चे होते हैं, कहानी भी पढ़ेगा, कोर्स की किताबें भी पढ़ेगा, न्यूज़पेपर की स्टडी भी करेगा, सब कुछ करेगा ऐसा बच्चा। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ओपन टू वैल्यूज एंड बिलीफ, यानी वो बच्चा जैसे हम इस वक्त बेसिकली जो बात कर रहे हैं प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं, जो कि प्री स्कूल से लेकर के करीब 10 साल तक के बच्चे होते हैं, उनकी ये बात हो रही है। तो इतना छोटा बच्चा भी अगर आप उससे बात करने की कोशिश करें तो वो नए नए आइडियाज़ के बारे में आपसे बात कर सकता है। एक मरतबा मैं इंटरव्यू दे रहा था एक स्कॉलरशिप के लिए, तो वहाँ एक बच्चा था, ही वॉज इन क्लास 3rd, तीसरी क्लास में था, लेकिन उसका बिहेवियर उसी तरह का था, ओपननेस वाला। तो हमने उससे बात की ग्रेविटी पर, उसने ग्रेविटी के बारे में कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन हमें ऐसा लगने लगा थोड़ी देर के बाद में कि वो हमारा इंटरव्यू ले रहा है। मतलब उसने ग्रेविटी के बारे में वो सब बातें पूछनी शुरू करी और इस तरह से पूछनी शुरू करी कि हम ये तो भूल गए कि हम इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। हमने उसे ग्रेविटी के बारे में बताना शुरू कर दिया, वो नए नए क्वेश्चंस कर रहा था हमसे, तो ऐसा लगा कि वो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, हम उसका इंटरव्यू नहीं ले रहे। तो बच्चे इस तरह के भी होते हैं क्लासेस के अंदर। तो ये एक पर्सनैलिटी का सिर्फ एक ट्रेट है बच्चों का। ये देखिए लास्ट ट्रेट है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है यानी अपने आप में थोड़ा सा, मैं उर्दू में इसको मालूम नहीं कर पा रहा क्या है, कोई बता सकते हैं इसका मीनिंग? हाँ, नफ्सियाती तौर पर बहुत ज्यादा एकदम से शरीक सा रहना, डरा डरा सा रहना, सहमा सहमा सा रहना, इस तरह के बच्चे को कहते हैं न्यूरोटिसिज्म से एक तरह से पीड़ित हो जाना। होते हैं क्लास के अंदर कुछ बच्चे इस तरह के। हमारे स्कूल में एक छोटा सा बच्चा है, वो हमेशा क्लास में उसको आगे बैठाएंगे तो कभी आगे बैठ, वो डरेगा आगे बैठने में, हमेशा चाहेगा पीछे बैठूं, और उसका चेहरा हमेशा दीवार की तरफ रहता है, डरता रहता है हमेशा। और अक्सर ऐसा होता है जी, एहसास कमतरी का शिकार। वो एहसास कमतरी का शिकार होना दूसरी चीज है, उसको जरूरी नहीं है कि एहसास कमतरी का शिकार हो, ये बेसिकली ट्रेट होता है। एहसास कमतरी का शिकार होना बिहेवियर है, ट्रेट दूसरी चीज है ना। एहसास कमतरी का शिकार जो है वो ट्रेट की वजह से, जो जैसे लाइट है, ये बल्ब है तो ये ट्रेट है, इससे जो रोशनी निकल रही है वो इसका बिहेवियर है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्लास में उसको मिक्चुरेशन भी हो जाता है, पेशाब भी निकल जाता है उसको, हालांकि पढ़ने में वो ठीक ठाक, ऐसा नहीं है कि पढ़ने में ठीक ठाक ना हो। तो ये बिल्कुल एक ट्रेट ये है और एक ट्रेट ये है। हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, ये अपोजिट ट्रेट नहीं है। इसके बारे में देखते हैं। एंग्जियस रहता है, एंग्जियस भी बोलते हैं लोग इसको, यानी परेशान सा रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा पूरी तरह से। उसको ऐसा रहेगा कि बस पता नहीं मेरे साथ में क्या होने वाला है, हर वक्त उसको वरीड कंडीशन रहेगी, है ना। डिप्रेशन का शिकार सा रहता है, कॉन्शियस रहता है बहुत ज्यादा, है ना। कोई मुझे देख ना ले, अगर उसको लोगों के बीच में खड़ा कर दो तो बोल नहीं पाएगा, बोल तो हालांकि घर पर जाकर के बहुत ज्यादा बात करेगा वो, है ना। ऐसा होता है बच्चों के साथ। तो फर्स्ट ट्रेट इज ओपननेस, लास्ट वन इज न्यूरोटिसिज्म। अब यहाँ आता है कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस वो नहीं है कि बहुत ज्यादा अपने आप के बारे में कॉन्शियस है, बल्कि ये है कि अपने काम के तई बहुत ज्यादा वो सोचता है, यानी मैं काम को कैसे कर लूं अपने। उसके पास टाइम टेबल होगा, पूरे साल उसकी कॉपी में टाइम टेबल लगा रहेगा, अपनी बुक्स लेकर के आएगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेकर के आएगा, है ना। आप उसको होमवर्क देंगे, वो होमवर्क पूरा करके लाएगा। अगर आपने होमवर्क नहीं दिया तो आपसे पूछ भी सकता है, मैम आपने आज होमवर्क नहीं दिया हमें करने के लिए, इस तरह का बच्चा होगा, है ना। ड्यूटीफुल है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है, चाहेगा मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं। ओपननेस क्लास में फर्स्ट आएगा, लेकिन उसको ये फिक्र नहीं होगी कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, है ना। उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये पढ़ता ही नहीं है, इससे कुछ कहते रहो, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उस बच्चे के। तो ओपननेस वाली क्वालिटी ये है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है कि ये चाहेगा भी कि मैं फर्स्ट आऊं और फर्स्ट आने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट आए, हो सकता है सेकंड ही आए, है ना। लेकिन पढ़ने में वो इससे ज्यादा समझदार होगा, ओपननेस वाले से ज्यादा समझदार होगा, क्योंकि अपनी मेहनत के बेस पर आगे बढ़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिलियंट लोग बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते दुनिया के अंदर, आप इस बात से एग्री करेंगे। तरक्की वो लोग कर पाते हैं जो मेहनत करते हैं, चाहे वो ब्रिलियंट हो या ना हो। तो ये जो होते हैं कॉन्शियसनेस, ये धीरे 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 यानी कछुए की चाल से चलते हैं और एक मकाम पर पहुंच जाते हैं, खास अपनी उम्र को पहुंचने के बाद। एक्स्ट्रावर्जन, आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सट्रोवर्ट, एक वर्ड सुना होगा आपने इंट्रोवर्ट, है ना। तो एक्स्ट्रावर्जन वाली क्वालिटीज के बच्चे भी होते हैं,
अब देखिए सब चीज़ अलग अलग है। आपको शायद ऐसा भी लग रहा होगा आपके लिए ओपननेस जो है वो एक्स्ट्रा वर्जन है, आपको ऐसा भी लग रहा होगा जैसे कॉन्शियसनेस जो है वो एक्स्ट्रा वर्जन है, या फिर ये लग रहा होगा। लेकिन बिल्कुल इसमें माइनर डिफरेंसेस होते हैं, वो भी हम देखेंगे किस तरह से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जन में क्या होता है, सोशिएबल है लेकिन इतना सोशिएबल नहीं है जितना ओपननेस है। एक्चुअली ओपननेस वाले सोशिएबल नहीं होते, देखने वालों को लगता है कि सोशिएबल है ना, वो दूसरों के बारे में मालूम करेगा लेकिन उसकी फीलिंग से भी उसको थोड़ा सा लगाव होगा। लेकिन अगर वो बीमार हो रहा है तो बहुत ज्यादा केयरिंग नहीं होगा। इसमें क्या होता है, सोशिएबल होने के साथ में वार्म होता है। अगर बीमार हो जाएगा तो सिर्फ फोन पर नहीं पूछेगा बल्कि कोशिश करेगा अपने पेरेंट्स से कहेगा कि उसके घर चलते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं, या आपने भी बचपन में शायद इस तरह से किया हो कि अगर किसी सहेली की तबीयत खराब है तो अपनी मदर को लेकर के उसके घर पहुंच जाना। तो इस तरह के लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा वर्जन वाली क्वालिटी के होते हैं, है ना। एक्साइटमेंट होता है उनके अंदर, पॉजिटिव थॉट्स होती हैं उनकी। तो इस तरह के बच्चे बहुत ज्यादा मिल जाते हैं हमें जो कि एक्स्ट्रा वर्जन वाले होते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट भी कहा जाता है लोगों के। ट्रेड्स इसमें कई तरह के होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट होता है और एम्बीवर्ट होता है, जो दरमियान की क्वालिटी के होते हैं। तो ये मैं बिल्कुल क्लियर ट्रेड बता रहा हूं आपको कि बिल्कुल क्लियर ट्रेड्स कौन से होते हैं, यानी जिसको एकदम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है इजीली। एक ट्रेड होता है एग्रीएबलनेस, नाम इसका बता रहा है, यानी एग्री हो जाना आसानी के साथ में। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो ट्रस्टिंग होते हैं, यानी उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और वो दूसरों पर भी ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो मान भी खा जाते हैं। वो कैसे करेंगे, आज क्लास में उन्होंने काम किया, अब उनको मालूम था कि कल क्लास में उनका कोई दोस्त नहीं आया था, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, क्लास में उनको कॉपी देनी चाहिए काम पूरा करने के लिए, होमवर्क के लिए। लेकिन वो क्या करेंगे, अगले दिन का अपना काम छोड़ करके उससे कह देंगे कि आप कॉपी ले जाओ और घर जाकर के काम कर लेंगे। इस तरह के बच्चे होते हैं क्लास में, तो इस कैटेगरी के अंदर है। तो उसके जितने भी ट्रेट हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। एल्ट्रिस्टिक होते हैं, मोडेस्ट होते हैं, टेंडर माइंडेड होते हैं, है ना। उनको आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, कोई बेवकूफ भी बना सकता है उनका बहुत आसानी के साथ में। ऐसे बच्चों का बहुत अच्छे होते हैं, बड़े सीधे से होते हैं, है ना? और ये हम पढ़ चुके हैं कि न्यूरोटिसिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब देखिए उसी ट्रेड के बारे में दोबारा से हम डिस्कस करेंगे। यानी अभी हमने पढ़ा था आसानी के साथ में, अब हम पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने के साथ में हो सकता है हमें थोड़ा कंफ्यूजन और ज्यादा क्लियर हो। लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक है, आपको कंडीशन आ रही है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ओपननेस का बिहेवियर जो है, ओपननेस का मैंने बताया था बिल्कुल क्लियर ट्रेट है ना। एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है, लेकिन उस पर्सनैलिटी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और निगेटिव पॉइंट भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ओपननेस में हमने अभी देखा फैंटेसी प्रोन है, तो फैंटेसी प्रोन बहुत ज्यादा भी हो सकता है या फैंटेसी प्रोन बिल्कुल डाउन लेवल पर भी हो सकता है। तो उसी चीज को यहां पर क्लियर करने की कोशिश की है। ओपननेस में क्यूरियस बहुत ज्यादा है या फिर वो कॉशियस बहुत ज्यादा है ना। क्यूरियस यानी बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करता है, लेकिन ओपननेस में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका बिहेवियर बिल्कुल निगेटिविटी की तरफ हो, यानी देखने में महसूस हो रहा है कि उसका बिहेवियर ओपननेस वाला है, लेकिन उसके अंदर नफ्स के अंदर क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। वो क्या पता चला, क्या मालूम चला हमें कि वो बहुत ज्यादा कॉशियस है। शो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है, लेकिन मालूम है क्या उसके नफ्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉशियस है। यानी साइंस का एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्लास के अंदर, टीचर को देखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम कर सकता है, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ है ना। तो ब्रेन और यानी एक तरह से दिल और दिमाग की लड़ाई लड़ता रहता है। तो या तो बिल्कुल क्लियर ट्रेट ये होगा उसका, है ना, या फिर पूरा पॉजिटिव की तरफ होगा या फिर पूरा निगेटिव की तरफ होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर क्लास में आप बच्चे के बिहेवियर के बारे में आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ओपननेस के दोनों ट्रेट हमें देखने होंगे, यानी पॉजिटिव साइड भी उसकी देखनी होगी और निगेटिव साइड भी उसकी देखनी होगी। अगर हमारे सामने ये सारी चीजें आ रही है, फैंटेसी प्रोन है तो पॉजिटिव की तरफ है या निगेटिव की तरफ है, या फिर लास्ट में है कि अगर वो उसके बिहेवियर फीलिंग्स हैं तो पॉजिटिव की तरफ है या निगेटिव की तरफ है, उसी तरह से ये है। तो इस तरह से ओपननेस के अंदर भी दो बिहेवियर फिर हो जाते हैं, यानी फुल्ली ओपन और निगेटिवली ओपन, यानी हम समझ कुछ और रहे हैं वो है कुछ और। तो यहाँ पर आकर के टीचर को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए आपको कभी कभी सुनने में आता होगा, आप जैसे पेरेंट्स आए पेरेंट्स मीटिंग में, आप पेरेंट्स से कहेंगे कि आपका बच्चा बोलता बहुत है क्लास के अंदर, है ना, इसको चाहे सीट पर बिठाएं या वहाँ बिठाएं, लास्ट में ये बोलता रहता है मिस्टर। तो पेरेंट्स कहेंगे घर पर तो बिल्कुल बात ही नहीं करता, खामोश रहता है बिल्कुल, या उसके खिलाफ
आप चैप्टर पढ़ा रही हैं क्लास के अंदर, वो बच्चे से कहा जा रहा है कि आप इसको पढ़ने की कोशिश करो, वो पढ़ता ही नहीं, खामोश रहता है। लेकिन घर पर क्या होता है कि वो चैप्टर को खुद पढ़ता है। इसका निगेटिव भी होता है कि घर पर बच्चा बिल्कुल बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो ओपननेस में दोनों तरह के बिहेवियर हो सकते हैं, न्यूरोटिसिज्म में दोनों तरह के हो सकते हैं, कॉन्शियसनेस में दोनों तरह के हो सकते हैं, सब में दोनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली भी निगेटिवली भी। इसलिए इन 5 ट्रेड की वजह से पहले 10 ट्रेड बनेंगे, फिर 10 से 40 बनेंगे, फिर 40 से बहुत 160 बन जाएंगे। तो इसलिए साइंटिस्ट का कहना यह है, रिसर्चर्स का कहना कि किसी को भी इन कैटेगरी के अंदर रखना बड़ा मुश्किल होता है, और ये ट्रेड जो है प्लस माइनस होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसीलिए टीचर का जो मैंने कहा था ना, लास्ट वाला पॉइंट था शुरू में, ये वाला पॉइंट, ये टीचर्स कांट बी रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए ये अब रोबोट का काम नहीं होता। रोबोट आपके ब्रेन को नहीं पढ़ सकता उस तरह से, है ना स्टूडेंट के ब्रेन को पढ़ सकता है, टीचर्स उसको पढ़ सकते हैं आसानी के साथ में। अगर टीचर किसी बच्चे के साथ में 1, 2 या 3 साल है तो उसको आसानी के साथ में पढ़ सकते हैं। इसीलिए मेरी आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप किसी स्कूल को ज्वाइन करें तो सिर्फ इसलिए ना करें कि 2 महीने की सैलरी लेकर के किसी अच्छे स्कूल में चली जाए, बल्कि स्कूल में रुक करके काम करना चाहिए, जिससे जो मकसद है तालीम का वो पूरा हो सके स्कूल के अंदर। वरना मैनेजमेंट भी परेशान होता है, बच्चे भी परेशान होते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, और आखिर में हो सकता है कि हमें भी परेशान होना पड़े, क्योंकि हम उस नियत के साथ में पढ़ाई बच्चों को नहीं पढ़ाते जो कि बेसिकली इस्लामी तालीम का मकसद है। बहरहाल आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा पूरा मेरा समझने के लिए। अब जैसे हमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, उसको थोड़ा सा आसान करने की मैंने कोशिश की है इसके जरिए से। ओपननेस, अब अगर सिर्फ एक वर्ड में मालूम किया जाए, ये एक सेंटेंस में मालूम किया जाए कि ओपननेस बिहेवियर किस तरह का होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, फोकस ऑन न्यू, यानी जो ओपननेस बिहेवियर वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा किसी नई चीज की तरफ फोकस करते हैं। आपने पढ़ाया कुछ और, बच्चा सवाल कुछ और करेगा, आपको झुंझलाहट होगी, लेकिन कभी उसके सवाल के बारे में फिर आप गौर कीजिएगा खामोशी से, या घर जाकर के भी हम गौर करते हैं कि मैंने बच्चे को बेकार में डांट दिया, वो तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा था उसने। तो न्यू आइडियाज उनके माइंड में जनरेट होते हैं, वो चाहते हैं कि नई चीज हमें सीखने के लिए मिले, है ना। जैसे अरबी के अंदर होते हैं सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, है ना, इस तरह से नंबर्स होते हैं। जैसे संस्कृत के अंदर भी होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से अरबी में होता है। जितनी पुरानी लैंग्वेज है सबके अंदर इस तरह से होता है। तो एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रहे थे सिंगुलर और डुअल के बारे में अरबी में, तो एक छोटा सा बच्चा था, उसने सवाल पूछा कि 2 के बाद अगर कुछ और होगा तो उसको क्या कहेंगे। अब टीचर को गुस्सा आ गया, टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। हालांकि बच्चा कैसे माइंड का था, ओपननेस, वो नई चीज सीखना चाहता था। तो हो सकता है टीचर ने ये सोचा होगा इस उम्र में मुझे तो समझ में नहीं आई कि ये बात, ये क्यों सवाल पूछ रहा है, या उनकी कोई और प्रॉब्लम रहेगी। तो टीचर को बहुत ज्यादा कूल रहने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि बच्चा किस माइंड का है। अगर टीचर ये अंदाजा कर लेता है अपनी क्लास के अंदर कि मेरे जो क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं उनको मैं किस बच्चे को किस कैटेगरी के अंदर फिट करूं, तो फिर यहाँ से उसको काफी मदद मिल सकती है ना। ओपननेस, फोकस ऑन न्यू आइडियाज, फिगर से भी आपको अंदाजा हो सकता है, यानी हमेशा नई चीज सीखने की कोशिश करता है। इस तरह के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, और इंटेलिजेंट होने के साथ में इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लिटिल बिट डिफरेंसेस है। दूसरा क्या है हमारा, फोकस ऑन रिजल्ट, यानी उसके अंदर ओपननेस वाली क्वालिटी हो सकती है, लेकिन उसका जो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस तरह के बच्चे क्या करते हैं, ओपननेस वाले पढ़ेंगे खूब लेकिन बिना सोचे समझे फर्स्ट आ जाएंगे, है ना। उनको ये फिक्र भी नहीं होगी कि वो फर्स्ट आए या सेकंड आए, उन्हें इनाम की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर क्या होगा, हाई स्कूल के बाद में, उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में उनका ग्राफ डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। वो हमेशा नई चीज की तरफ फोकस करेंगे, तो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस नहीं कर पाते, यानी उनका सिंगल टारगेट नहीं रहता। लेकिन जो बच्चे होते हैं कॉन्शियसनेस क्वालिटी के, वो फोकस ऑन रिजल्ट, यानी हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, हम नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग की करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स की करना चाह रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजी की करना चाह रहे हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर विजन होता है, पर्टिकुलर टारगेट होता है। तो इस तरह के बच्चे अपने 20-22 साल के बाद में बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाते हैं। कभी कभी हम सुनते हैं कि कोई बच्चा था वो क्लास में पीछे बैठा रहता था, पढ़ता रहता था, खाली फर्स्ट नहीं आता था, लेकिन, है ना, और फिर आपको मालूम चला कि वो बड़ा हुआ और सिविल सर्विस कर उसने क्वालिफाई कर लिया। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि वो रिजल्ट पर फोकस करता है। ये न्यू आइडियाज पर फोकस करते हैं ओपननेस वाले, और कॉन्शियसनेस बच्चे जो होते हैं वो किस पर फोकस करते हैं, रिजल्ट पर फोकस करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं 86% आने चाहिए, है ना, ये 96% आने चाहिए, या मुझे ड्राइंग के सब्जेक्ट्स में आगे निकलना है, फिजिक्स में आगे निकलना है, केमिस्ट्री में जाना है, बायोलॉजी में जाना है, मेडिसिन में जाना है, या बायोटेक में जाना है, नैनोटेक में जाना है,
उनका एक पर्टिकुलर विजन होता है, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रोवर्ट भी कह सकते हैं आप इसको, एक्स्ट्रावर्जन क्वालिटी के बच्चे होते हैं। किस पर फोकस करते हैं? अपनी फिक्र नहीं होती उनको, बोलते रहेंगे मुस्तकिल, क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं होता उनको। होते हैं क्लास में इस तरह के बच्चे, मुस्तकिल बोलते रहते हैं, उनसे पूछ किस पर बात कर रहे थे आप, बस बोल रहे थे, पता ही नहीं। तो फोकस कैसा होता है उनका? आउटसाइड वर्ल्ड पर, ना अपने बराबर वाले स्टूडेंट पर फोकस है उनका, ना अपने ऊपर फोकस है, ना घर वालों पर फोकस है, ना पेरेंट्स पर फोकस है, ना चचा के बारे में पता उनको, किसी के बारे में नहीं पता, बोले जा रहे हैं मुस्तकिल, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। तो जब पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, जिंदगी भर वो बोलते रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि उनको इस क्वालिटी से हम इस क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इस क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीएबलनेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, और हमें चाहिए, सभी टीचर्स को चाहिए कि उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। फोकस ऑन अदर, अपने ऊपर तो फोकस करते ही हैं लोग, है ना, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ इसलिए पैदा नहीं किया कि अपने ऊपर फोकस करें, हमें फोकस करना चाहिए दूसरों पर। और जो हमारा काम है, डॉक्टर है तो मरीज पर फोकस करना चाहिए, टीचर है तो स्टूडेंट्स पर फोकस करना चाहिए, स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दूसरों पर फोकस करते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपना काम भी करते हैं, दूसरों का भी करते हैं, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों का, पड़ोसी का, सबका ख्याल रखते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, न्यूरोटिसिज्म वाला इमोशनली इनस्टेबल होते हैं, नफसियाती तौर पर थोड़े से परेशान महसूस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चों को आप ट्रैक पर नहीं ला सकते, है ना, ऐसे बच्चों को ट्रैक पर लाया जा सकता है। जैसे कि पंखा है, बहुत तेज स्पीड पर चल रहा है, ये स्पीड बहुत कम है, तो क्या किया जाता है, रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड को सही करने के लिए। तो टीचर क्या होता है, रेगुलेटर का काम करता है, उसके ट्रेड को सही कर सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एक वर्ड के अंदर ये सारी क्वालिटीज इसकी लिखी हुई है कि किस तरह से हम बच्चों को समझ सकते हैं, उनकी नफ्सियात को समझ सकते हैं। स्टडीज ऑन 5 ट्रेड्स, जैसा कि मैंने आप सभी के सामने अर्ज किया था कि जो हम ये बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 60 मिनट्स में तैयार हुई है, बल्कि ये पिछले 70 सालों की स्टडी का नतीजा है। और उन 70 साल की स्टडी करने में साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो ह्यूमन पूरी हिस्ट्री है अब तक की, मैं 1700 साल कह रहा हूँ, हालांकि 4000 साल से ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है, उस पूरी स्टडी का मुताला किया। 1940s में स्टडी शुरू हुई, 40s के बाद में कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी की, फिर उनकी स्टडी को रिजेक्ट कर दिया गया, फिर कुछ और साइंटिस्ट ने स्टडी की, फिर उसको रिजेक्ट किया गया, फिर धीरे धीरे लोगों ने उसको समझना शुरू किया कि सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। उसके बाद में फिर धीरे धीरे अब आकर के 2012-13 में आकर के उनको एक्सेप्ट किया गया। तो उसमें क्या क्या किया गया, ये थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ की अहमियत को भी समझ सकते हैं। देखिए, जेनेटिक्स के बारे में आप सभी जानते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में जानते हैं। तो जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ ये दोनों मिला करके हमें बताते हैं कि इंसान का बिहेवियर कैसा हो सकता है। अब मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा, बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। ट्रेड होते हैं हमारे क्रोमोसोम के अंदर, जीन्स के अंदर, और जिसको वो एग्जिबिट करते हैं, यानी एनवायरनमेंट के टच में आने के बाद में वो अपने आप को एग्जिबिट करते हैं। आपने क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा बना रखा है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ओपननेस बच्चा है, एक बच्चा है इसकी क्वालिटी ओपननेस की है ना, लेकिन टीचर जिसके कहते हैं ना खड़ूस टीचर, उसने क्लास का माहौल ऐसा बना दिया कि बच्चे डरे, बच्चे कुछ कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, जेनेटिक ट्रेड्स को बाहर निकालने के लिए, है ना। शीशा है, शीशे के पीछे गंदी लगा दीजिए आप, शीशे के पीछे सिल्वर की स्क्रीन होती है ना, जितनी सिल्वर की स्क्रीन ठीक होगी हमें आईना उतना ज्यादा क्लियर बताएगा हमारे बारे में कि हम कैसे हैं। उसके पीछे सिल्वर स्क्रीन को खराब कर दीजिए आप, तो आईना कुछ नहीं बता पाएगा। तो क्लास का माहौल ऐसा ही होता है, एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है, जेनेटिक ट्रेड्स को हमारे सामने वो एग्जिबिट करता है ठीक तरह से, किस तरह के जेनेटिक ट्रेड्स होने चाहिए। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने, इन दोनों फील्ड के साइंटिस्ट ने मिला करके जब स्टडी की, तो उन्होंने क्या लिया, 123 आइडेंटिकल ट्विंस लिए और 127 फ्रेटर्नल ट्विंस लिए, है ना। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं अलग, फ्रेटर्नल अलग टाइप के होते हैं। तो उनकी स्टडी करने के बाद में उन्होंने क्या किया, पहले मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, ये वाला पॉइंट, सॉरी दिस वन जो ब्लैक से लिखा हुआ है, ट्रेड्स आर हेरिटेबल। तो उन्होंने ये बताया कि जो ट्रेड्स होते हैं हमारे जीन्स के अंदर, वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा जो छोटा बच्चा है, हम ये नहीं कह सकते कि उसने सिर्फ एनवायरनमेंट से कुछ हासिल किया है, अपने माहौल से सीखा है, बल्कि पेरेंट्स से उसके पास ट्रेड आए हैं, अल्लाह ताला ने उसको वो ट्रेड्स अता किए हैं उसके पेरेंट्स के लिए।
ये बात बिल्कुल साबितशुदा है, ठीक है, स्टडी के बाद में। तो कितने परसेंट है कि क्या 100% होता है जैसे पेरेंट्स होते हैं क्या वैसे ही बच्चे होते हैं? ऐसा भी नहीं होता। तो अब देखिए ओशन ट्रेड, ये मैंने गलत लिख दिया, ये कौन सा है? ओपननेस। ओपननेस, ओपननेस कितना परसेंट ट्रांसफरेबल है? 61%। यानी अगर पेरेंट्स उसके इस तरह के हैं जो बिल्कुल ओपन बिहेवियर के हैं तो 61% चांस है कि उनकी जो प्रोजेनी है, उनके जो बच्चे हैं वो भी इसी क्वालिटी के होंगे, उसी ट्रेड के होंगे, है ना। तो अगर आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं क्लास में, ओपननेस बिहेवियर का है और आपको अच्छा नहीं लग रहा कि ये बच्चा भी है, क्योंकि बोलेगा बहुत ज़्यादा, वो एक्स्ट्रावर्ट की तरह बोलेगा, तो ये उसकी गलती नहीं है, ये गलती किसी की भी नहीं है। आप उसके पेरेंट्स से बात कीजिए बुला करके पीटीएम के अंदर, और उनको अगर उसके अंदर कुछ निगेटिविटी डेवलप हो रही है तो पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स भी उसी माइंड के हैं तो उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं और आपके बिहेवियरल जो आपकी क्लासेस हैं उसमें आपके मुआविन साबित हो सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं उस बच्चे को सुधारने। दूसरा है कॉन्शियसनेस, है ना। तो इस तरह के बच्चे कितने परसेंट होते हैं? 44%। ये हेरिडेटरी है 44%। एक्स्ट्रा वर्जन 53%। एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म 41%। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? 61 ओपननेस, और सबसे कम है एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। और इसीलिए न्यूरोटिसिज्म जो है वो सोसाइटी के अंदर कम पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं इस तरह के बच्चे क्लासेस के अंदर। जो दूसरी चीज है वो मैं बताना चाह रहा था आपको कि वो ये है कि ओपननेस, दिस वन इज एक्सट्रावर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म, दे रिमेन स्टेबल। यानी अब हमारे पास बच्चा है क्लास के अंदर, उसकी एज वही है 6-7 साल की, 10 साल का भी हो सकता है बच्चा, 11-12 साल का भी हो सकता है। हम ये चाहें तो उसके ट्रेड को चेंज करें, तो पहली बात ध्यान रखिए, ट्रेड को चेंज नहीं किया जा सकता। क्या चेंज किया जा सकता है? बिहेवियर। ट्रेड्स की वजह से जो बिहेवियर होते हैं, यानी आप पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते, क्या चेंज कर सकते हैं? सिचुएशनल वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। यानी सिचुएशन प्रोवाइड करने के बाद में उस ट्रेड की वजह से जो बिहेवियर होता है उसको चेंज कर सकते हैं। ओपननेस है, ओपननेस बिहेवियर को आप क्लास में अच्छा माहौल देने के बाद में पेरेंट्स को बताइए कि किस तरह का माहौल उनको दिया रहा है, तो उससे ना पर्सनैलिटी से जो अब बिहेवियर निकल करके आएगा वो चेंज हो सकता है। एक बच्चा है बहुत ज़्यादा बोलता है लेकिन माहौल अच्छा नहीं मिला तो गाली बकता है ना। अब क्या करना है उसके साथ में? अच्छी बातें बताइए उसको, कुरान के बारे में बताइए, हदीस के बारे में बताइए, है ना। कुछ उसको अच्छी कहानियाँ सुनाइए बुजुर्गों की, है ना, जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर रही हैं, उनके बारे में बताइए, तो उससे सीखेगा और उसकी वजह से क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर उसके प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है लेकिन ओपननेस क्वालिटी का है, ऐसे माहौल में रहता है जहाँ पर वो सीख नहीं पा रहा चीज़ों को, तो आप उसको बताइए, वो ठीक हो जाएगा बच्चा। एक रिसर्च हुई करीब 50 साल बल्कि और ज़्यादा, एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी पूरी टीम, उसने 50 साल तक स्टडी की। हम लोग कुछ भी नहीं करते बातें बनाने के अलावा। क्या स्टडी की उन्होंने किया कि कुछ बच्चों को लिया जो कि स्लम कॉलोनीज के अंदर रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाली कॉलोनीज, इंडिया की बात नहीं है, बाकी जगह भी ऐसा होता है। उन बच्चों को लेने के बाद में उन्होंने उन बच्चों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी को उन्होंने कहा था ऐसे माहौल में रखा जहाँ किंडरगार्टन की क्वालिटीज़ होती हैं, यानी अच्छे प्ले स्कूल की क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसा माहौल उनको प्रोवाइड किया। और बाकी जो दूसरा ग्रुप था उनको ऐसे ही माहौल में रखा जैसा स्लम का माहौल होता है। और ये काम उन्होंने किया 2 साल में। कितने साल तक? 2 ईयर्स में कुछ भी नहीं हो सकता, यानी उनको 2 साल की उम्र में लिया उन्होंने, 3 और 4 साल की उम्र में उनको बस उन्होंने ऐसे माहौल में रखा, फिर उनके पेरेंट्स को उन्होंने दे दिया। कुछ फर्क पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता। उस साइकोलॉजिस्ट ने अपनी पूरी टीम के साथ उन बच्चों के पीछे पड़ गया। पीछे कैसे पड़ा कि ना तो उन बच्चों को मालूम था कोई हमारी स्टडी कर रहा है, ना उनके पेरेंट्स को पता था, ना किसी और को पता था उस टीम के अलावा कि हमारे ऊपर कुछ जांच चल रही है, कोई स्टडी चल रही है। 40 साल की उम्र के बाद में उन्होंने अपना डेटा रिलीज किया। और डेटा क्या था कि जिन बच्चों को अच्छे माहौल में रखा गया था 2 साल के लिए, उनमें से मोर देन 83% बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए। और बाकी बच्चे जो कि सही माहौल जिनको नहीं मिला था, उनमें से मोर देन 85% बच्चे जो थे वो उसी तरह के बदमाश, गुंडे, मवाली जिसको कहा जाता है, उस तरह के बच्चे वो बने आगे। तो ये शुरू की जो क्वालिटीज़ होती हैं बच्चों की, यानी आप उसको कैसा माहौल प्रोवाइड करना चाहते हैं,
तो जो हमारे प्री स्कूल्स होते हैं ना, ज़्यादातर पेरेंट्स का हाल ये होता है कि वो कहते हैं कि अरे अभी तो छोटा बच्चा है, अभी कौन सा PhD कर लेगा ये, है ना, स्कूल की छुट्टी करा लेते हैं उसकी रोजाना, या एडमिशन ही नहीं कराते कि एडमिशन हम तो बाद में कराएंगे। कम से कम उसको घर पर ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो कि अच्छे किंडरगार्टन का माहौल हो, अच्छी क्वालिटीज़ उसको दी जाए, अच्छी वैल्यूज़ उसको दी जाए सोसाइटी के अंदर, अच्छी कहानियाँ सुनाई जाए ऐसे बच्चों को, है ना, और जो इस्लामी साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग उसकी तरबियत की जानी चाहिए। तो बात हमारी आगे के कहाँ रुकती है, यहाँ मैं बताता कि ये जो है OEN दे रिमेन स्टेबल, ये क्वालिटीज़ जो होती है स्टेबल रहती हैं ताउम्र, यानी एक बच्चा अगर इन क्वालिटी पर पैदा हुआ है तो बिल्कुल क्वालिटीज़ उसकी बुढ़ापे तक मरने तक ऐसी ही रहेंगी। चेंज किस में अंदर आ सकता है, अगर चेंज आएगा तो चेंज आ सकता है एग्रीएबलनेस और कॉन्शियसनेस। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी खुद एग्रीएबलनेस की तरफ चलता है, या फिर अगर वो एग्रीएबल क्वालिटी वाला है तो अपनी क्वालिटीज को चेंज कर सकता है। थोड़ा रिजिडिटी आ जाती है ना, बुढ़ापे के अंदर संगी हो गया है तो एग्रीएबलनेस से थोड़ा सा वो अलग कर सकता है ना। काम करने के कहीं अगर वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है तो वो ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी चेंज हो सकती है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह से। ज़्यादा जिम्मेदार भी बन सकता है, कम जिम्मेदार भी बन सकता है, लेकिन इसके अलावा बाकी ट्रेड्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है हमारे लिए। नजर आ रहा है दूसरी थोड़ा सा देखिए, साइकोलॉजी को जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि हम नफ्स भी कहते हैं, नफ्सियात नफ्स से बना है। तो बात मुस्तकिल ये चल रही थी कि बच्चों को किस तरह से तरगीब दी जाए बिहेवियर्स को समझने के बाद, इन ट्रेड्स को समझने के बाद, बिहेवियर नहीं ट्रेड्स। तो इसमें बड़ा इख्तलाफ है कि नफ्स किसको कहा जाता है, दिल को कहा जाता है या दिमाग को कहा जाता है ना। कुछ लोगों ने रूह के लिए भी कहा है कि रूह को नफ्स कहा जाएगा, कुछ लोगों ने अलग अलग तरह से कहा है। किसी ने कहा है कि कॉन्शियस माइंड होता है, किसी ने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसको नफ्स कहा जाता है। किसी ने कहा कि हार्ट में कोई जगह होती है जहाँ रूह रहती है। तो मुख्तलिफ इसके अंदर आइडियाज है लोगों के, हमें किसी के आइडिया को नेगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि उन्होंने बहुत स्टडी के बाद में ये बातें कही। उसमें इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और दूसरे तरह के लोग भी हैं। तो बेसिकली हमारे 3 तरह के नफ्स होते हैं, 5 तरह के ट्रेड थे, लेकिन नफ्स की कितनी बात हो रही है, 3। नफ्स इससे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल क्लियर ट्रेड देखा जाए नफ्स के बारे में तो 3 तरह के नफ्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है नफ्सुल अम्मारा, नफ्सुल लव्वामा और नफ्सुल मुतमइन्ना। ये 3 नफ्स होते हैं। कुरान हदीस में इसके बारे में आया। कुछ लोगों ने कुरान हदीस से साबित किया है कि 7 तरह के होते हैं, किसी ने कहा है कि 9 तरह के होते हैं, किसी ने कहा कि 13 तरह के होते हैं। लेकिन इनके बारे में किसी को इख्तलाफ नहीं है कि 3 तरह के नहीं होते, 3 जरूर होते हैं, है ना। नफ्सुल अम्मारा, नफ्सुल लव्वामा और नफ्सुल मुतमइन्ना। तो एज ए टीचर या एज ए पेरेंट हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम किसी भी बच्चे के नफ्स को नफ्सुल अम्मारा से नफ्सुल मुतमइन्ना की तरफ ले जाए। नफ्सुल अम्मारा कैसा होता है? अब देखिए ये बात मैंने खत्म कर दी, यानी ये जंग जो है कि वो दिल होता है या दिमाग होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी कोशिश क्या रहती है कि उस इंसान के बिहेवियर को कैसा कर दे, वो जहन्नम की तरफ ले जाने वाला बना दे। अब इसमें सारी बातें आ जाएंगी, है ना। वो कैसा भी काम करे वो गलत काम ही करेगा। तो शैतान जो है उसके नफ्स को उसके दिल को काला कर देता है। वो गलत काम करता है, एक नुक्ता लग जाता है, फिर दूसरा करता है, फिर दूसरा नुक्ता लगता है। तो मुस्तकिल उसका जो हार्ट होता है वो ब्लैक हो जाता है और फिर उसको सही बात भी समझ में नहीं आती। तो ऐसे बच्चों पर किस तरह से काम करना चाहिए? कुरान की तिलावत के साथ में और तौबा के साथ में ऐसा काम करना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए इसके बारे में। हम अपने स्कूल में प्रैक्टिकल भी कराते हैं बच्चों को, बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं उससे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्या कराते हैं कि बच्चों से कहेंगे कि अपना दिल बनाइए पेपर पर। तो वाइट पेपर पे वो अपना दिल बनाता है किसी शेप का, हार्ट शेप का, और हम उससे कहते हैं कि एक तो अपनी क्लास में लगाइए, एक अपने घर जाकर लगाइएगा। तो उसको सिर्फ एक बात से शुरू करते हैं कि अगर आप अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे तो ये बिल्कुल वाइड रहेगा, और अगर आप अपने पेरेंट्स की बात को नहीं मानेंगे तो इस पर पेंसिल से डॉट लगा दीजिएगा अपने आप, बिना किसी को बताए। तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो फिर हम उसको बताते हैं कि जैसा दिल, ये डॉट आपके दिल पर यहाँ लगाए, वैसे ही अल्लाह ताला आपके कल्ब पर लगा देता है। ये तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन दिल वाला नजर नहीं आता, है ना। तो बच्चे फिर घबराते हैं गलत बात करने में, और फिर कोई झूठ भी नहीं बोलते। अगर गलत काम करते हैं तो लगा देते हैं बच्चे। भाई मैंने देखा है बच्चों को लगाते हैं। फिर बताते हैं कि इसको तौबा कीजिए, अब तौबा कीजिए, अल्लाह से तौबा कीजिए और अपने पेरेंट्स से भी माफ़ी मांगिए, फिर इसको मिटा दीजिएगा। जैसे ही आप इसको मिटाएंगे तो अल्लाह ताला आपके दिल से भी मिटा देगा। तो ये प्रैक्टिकली इस तरह से आप बच्चों के साथ में कर सकते हैं। तो उससे फिर क्या होगा, नफ्सुल लव्वामा की तरफ दिल आता है। लव्वामा का मतलब ये है कि फिर वो आपको बताता है कि सही क्या है गलत क्या है।
और हम तो सिर्फ साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स की बात करते हैं, लेकिन जो एक रूहानी चीज़ बच्चों के सामने आती है वो ये होती है कि अल्लाह ताला खुद इसके दिल में ये बात बनी कर देता है कि आप सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, है ना। तो ट्रेड्स जो है खुद अपने आप को देखिए मोल्ड कर रहे हैं इस्लामी एतबार से। जब उसको पता चलता है कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो जाहिर है क्या फिर आपके गाइडेंस के अंदर अल्लाह ताला को उसकी रहनुमाई करना है, वो चीज़ों को सही करना शुरू कर देता है। और फिर यानी अब वो उसको पता चल जाता है कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, सही काम करूँगा तो किधर जाऊँगा, गलत काम करूँगा तो मैं किधर जाऊँगा। उसके बाद में फिर वो नफ्सुल मुतमइन्ना की तरफ चला जाता है ना। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि पांचों ट्रेड को समझने के बाद में और इन तीनों नफ्स को समझने के बाद में हम अपनी क्लास के अंदर बच्चों की तरबियत करें, जिससे कि हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा बड़े होकर के इंजीनियर या डॉक्टर बने, बल्कि कैरियर बहुत सारे होते हैं उसके अलावा भी, लेकिन सबसे बड़ा कैरियर यही है कि हमारा जो नफ्स है, जो साइकोलॉजी है, वो नफ्सुल मुतमइन्ना की तरफ जाएगा। बात में दावा इसके ऊपर सवाल करना बताइए। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं आप, सामने हैं साहब, वो तो ऑनलाइन का मसला था, क्वेश्चन भी कर सकते हैं और अगर इसमें कुछ इजाफा करना चाहें या अपनी तरफ से कोई बात बताना चाहें वो भी आ सकती है। क्योंकि आप बच्चों को फेस करती हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती होंगी, तो आप पूछिए, जरूर उसका सजेशन मिलेगा। सर ये आपने 10 साल के बच्चों तक क्यों बताया, इससे ज़्यादा एज जो थोड़े मैच्योर होते हैं उनके लिए ट्रेड्स रहते हैं, उनमें कैसा दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ट्रेड्स वुड रिमेन द सेम थ्रू आउट लाइफ। मैंने बीच में ये बात बताई थी। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ 10 साल के बच्चों के अंदर इस तरह के ट्रेड्स होते हैं या बाद में भी ऐसा होता है, लेकिन 10 साल के बच्चों तक ये फिक्स रहते हैं, उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद ये नेचुरली भी चेंज होते हैं, है ना। लेकिन बाद में जाकर के, जैसे मैंने कहा कि बड़ी उम्र तक पहुंचने के बाद में उस स्टेट को आप चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 10-12 साल की उम्र तक इसको चेंज करना आसान हो जाता है टीचर्स के लिए, आसान हो जाता है टीचर्स के लिए। जी कोई क्वेश्चन? जी प्लीज। सर कई बार ऐसा देखा जाता है, जैसे हमारे सामने तो बच्चे अच्छा वेल बिहेव करते जी। हैं, बट नज़र हटते ही उनका बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, हमारी सोच से बिल्कुल अपोजिट। जी। व्हाई दिस इज सो? देखिए इसका जवाब देना तो बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा क्यों होता है, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। सिचुएशनल एनालिसिस, जैसे मैंने लिखा था पर्सनैलिटी के साथ में सिचुएशनल एनालिसिस होता है। वही बच्चा देखिए अगर बच्चों के बीच में है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, लेकिन अगर टीचर के सामने है तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये कि हमारा जो एनवायरनमेंट है क्लास का, मैं ये नहीं कह रहा उसमें कोई कमी है, वजह ये होती है कि बच्चा चाहे किसी भी पांचों ट्रेड में से किसी भी ट्रेड का हो, शैतानी उसके अंदर, मतलब शरारत, शैतानी तो मैं नहीं कहूँगा, शरारत उसके अंदर होती है बच्चे के अंदर, और बच्चा शरारती नहीं है तो फिर वो बच्चा नहीं भी हो सकता। तो बच्चे हमेशा ये चाहते हैं, एक नेचर होती है बच्चों की सारे ट्रेड्स के साथ में, कि उन पर कोई सुप्रीम पावर ऐसी ना हो जो कि उनको कंट्रोल करे। तो इसलिए नफ्सियात के माहिर ये भी कहते हैं कि बच्चों के साथ में बच्चों की तरह रहना चाहिए। तो अगर आप क्लास के अंदर इस तरह से बिहेव कर रही हैं कि बच्चों के साथ में बच्चों की तरह से रहें, है ना, और थोड़ा सा उसको छूट देनी चाहिए शरारत करने के लिए, तो फिर हो सकता है वो शरारत आपको शरारत ना लगे। एक लिमिट के अंदर शरारत करने की क्लास में छूट होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं क्लास में बिल्कुल छूट नहीं देते बच्चों को शरारत करने की, तो बच्चे अपने नेचुरल बिहेवियर से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। जैसे ही नेचुरल बिहेवियर से अलग होते हैं तो क्या होता है, मौका मिलते ही फिर वो ज़्यादा शरारत करते हैं। जैसे गैस का सिलेंडर होता है ना, आप उसको प्रेस करते रहिए, साइकिल के ट्यूब में हवा भरते रहिए तो बर्स्ट हो जाएगा वो। तो वो कंडीशन नहीं देनी चाहिए हमें बच्चों को, बल्कि क्लास में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में बनाना चाहिए। एक वजह उसकी और है, गौमी जहन नहीं है, कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो क्या करता है कि एक क्लास होती है, एक क्लास में एक टीचर होता है, और बच्चे कितने होते हैं? 20-25 तो लिमिटेड है। यस सर। अनलिमिटेड कंपनी मैंने देखा है 90 तक बच्चे होते हैं। एक स्कूल के मैं गया मैं तो वहाँ एक क्लास के अंदर 70 बच्चे, और क्लास कौन सी थी? केजी। तो कैसे करेंगे? तो बच्चे तो शरारत करेंगे, आप उनकी तरफ देखें या ना देखें तब भी करेंगे। तो मैनेजमेंट को भी चाहिए कि 1:20 का रेशियो रखें, लेकिन उसमें स्कूल को प्रॉब्लम होती है फाइनेंस की, तो 1:30 से ज़्यादा का रेशियो नहीं होना चाहिए, तो टीचर को ज़रा आसान हो जाए। बट दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। और भी सवाल? पूछिए। कुछ तजर्बेकार लोग भी बैठे हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अपनी क्लास के बारे में भी बताना चाहें, इस तरह से जो कुछ आपने फेस किया हो तो वो भी बता सकते हैं। सर कुछ बच्चे होते हैं ऐसे क्लास में 1-2, जी। तो
किसी न किसी से उनको डेली लड़ाई झगड़ा करना रहता है। जी। उनको कितना भी प्यार से समझाइए, कभी उनकी पिटाई नहीं की, तो सर उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इस चीज़ को एकदम से दूर नहीं किया जा सकता। टीचर्स भी ये चाहते हैं कि एकदम से दूर कर दें। इसके लिए टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स, इनका एक ट्रायंगल होता है। टीचर अपनी तरफ से अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके पास कितनी देर रहते हैं बच्चे? 5 घंटे या उससे भी कम। पेरेंट्स को जरूर इन्वॉल्व करें, है ना। बच्चों के साथ में मेन प्रॉब्लम जो होती है वो घर से आती है और उसको फिर वो स्कूल में आकर के एग्जिबिट करते हैं। यानी स्पंज है, जैसे स्पंज को पानी में डालिए आप यहाँ ला करके निचोड़िए। बच्चे बिल्कुल ऐसे होते हैं, घर से या बाहर से सीख करके आते हैं, क्लास में उसको जाकर के फैलाते हैं। इसलिए कुछ बच्चे क्लास के अंदर गलत बातें भी फैलाते हैं। बहुत सख्त जरूरत होती है इस बात की। तो पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। हमारे इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं और उनको बहुत आसानी से दूर कर लिया गया है, लेकिन पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बाद एक सवाल और आता है। पेरेंट्स भी ऐसे बच्चों का साथ एक देते मिनट। हैं सर। अच्छा, सवाल वहाँ तक नहीं आया। सवाल ये था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के अंदर जो कि किस तरह से बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, निगेटिवली बिहेव करते हैं। यानी घर से आए और आते ही लड़ना शुरू कर देंगे क्लास में बच्चों के साथ में, है ना। या टीचर उनको समझा रहा है तो टीचर की बात कुछ नहीं समझ रहे हैं, मार पिटाई की कोशिश कर रहे हैं, टीचर के सामने भी लड़ते हैं बच्चे। तो ऐसे बच्चों के साथ में क्या किया जाना चाहिए? तो जवाब ये है कि ऐसे बच्चे जो बातें सीख करके आते हैं, क्लास के अलावा बाहर से सीख करके आते हैं, तो सिचुएशन को चेंज करने की जरूरत है यहाँ पर क्लास के बाहर, है ना। तो बच्चा तो स्पंज की तरह है, वो पानी कहीं और से सोख करके ला रहा है, क्लास में जाकर के उसको फैला रहा है। तो जहाँ से वो पानी लेकर के आ रहा है, यानी जहाँ से वो गलत बात लेकर के आ रहा है, उस माहौल से उसको काटने की जरूरत है। अब जैसे बाद में बात आई कि पेरेंट्स को अगर बुला करके समझाया जाए, और ऐसा होता भी है, तो पेरेंट्स उल्टा आकर के लड़ते हैं कि हमने तो 1000 रुपये तो आपको फीस दे रहे हैं, हम क्या इस बात की फीस दे रहे हैं आपको, क्या आप हमसे शिकायत करें? ऐसा होता है, खूब लड़ते हैं पेरेंट्स आकर, है ना। तो काउंसलिंग की जरूरत होती है पेरेंट्स। असल में पेरेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली आपने हो सकता ना सुना हो, अ चाइल्ड लिसन विद इट्स आईज। बच्चा अपनी आंखों से सुनता है। लोग कानों से सुनते हैं, मैं कह रहा हूँ बच्चा अपनी आंखों से सुनता है। कैसे सुनता है? वो घर जा रहा है, रास्ते में उसने देखा कोई भी चीज़ देख ली, देखते हैं, रिपीट करते हैं। घर का माहौल भी इसी तरह का होता है कभी कभी, बल्कि कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। घर बच्चा गया, पेरेंट्स लड़ रहे हैं, पेरेंट्स इतनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं कि बच्चा वहाँ तो कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन क्लास में आकर के क्या करता है, उसी एक्टिविटी को दोहराता है दूसरे बच्चों के साथ। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग की बहुत सख्त जरूरत है। तो इसके लिए मैनेजमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए। सब मैनेजमेंट वो काम नहीं करता। मैनेजमेंट क्या कर सोचता है कि टीचर को हम 4-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं, अब पूरी जिम्मेदारी टीचर्स की है। ना उनको कोई ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाता है टीचर्स की, ना किसी और चीज़ का इंतजाम किया जाता है, ना उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए वो नतीजे नहीं आ पाते जो कि असल में आने चाहिए। यस, सम मोर क्वेश्चंस आर रिक्वेस्टेड। सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिहेवियर क्लास में अच्छा है, घर पर बिहेवियर का बिल्कुल अलग है। जी। सर, गार्जियंस को शिकायत रहती है घर पर अच्छे से बात नहीं करते जी। और हम ये कहते हैं क्लास में बहुत अच्छे से बात वेल बिहेव्ड है क्लासेस में। जी, तो आपके सवाल का जवाब तो आपके सवाल का जवाब में ही है। यस सर। आपने क्लास में उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि बच्चा अच्छी तरह से कर पा रहा है। यस सर। पेरेंट्स उसको उस तरह का माहौल नहीं दे पा रहे कि वो वहाँ जाकर के उन चीज़ों को करे, है ना। बच्चा कुछ पढ़ना चाह रहा है, लेकिन पेरेंट घर का माहौल ऐसा हो रहा है कि बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा, या पेरेंट्स इस तरह से उसको नहीं समझा पा रहे, बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है। तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। मतलब पेरेंट्स को इसमें समझा भी सकते हैं आप आसानी के साथ। पेरेंट को इन्वॉल्व करने की जी जरूरत है। जी, मतलब इसमें पेरेंट्स को आसानी से समझाया जा सकता है, पहले वाले केस में नहीं समझाया जा सकता जहाँ पेरेंट्स तरफदारी कर रहे हैं। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। या प्लीज। सर, आपने 5 ट्रेड्स के बारे में बताया था जिसमें OEN जो थे वो लाइफ लॉन्ग स्टेबल थे। सर, हम कैसे कह सकते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग स्टेबल ही रहेंगे, उनमें चेंजेस नहीं हो सकते? हाँ, मैं नहीं कह रही बात, मैंने पहले बताया था कि ये बहुत लंबी स्टडी के नतीजे में हमने कहा है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी अच्छा है। क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। हम कैसे कह सकते हैं? तो मैंने ये कहा कि ट्रेड्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ट्रेड से निकलने वाले बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। हजरत उमर का एग्जाम्पल आप लीजिए, और हम सभी पढ़ते हैं बचपन से इस चीज़ को, है ना। आपका एक ट्रेड था, पर्टिकुलर ट्रेड था, उसको चेंज नहीं किया जा सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, लेकिन आप देखिए वो उससे पहले भी जो ट्रेड था आपका, इस्लाम में दाखिल होने से पहले ट्रेड आपका क्या था? वो निगेटिव नहीं था। वो कहते थे कि
यानी इस्लाम की वजह से क्या है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। आप गौर कीजिए जरा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह की इबादत करना गलत चीज़ है। जो सोशल वैल्यूज खत्म हो रही थी उनकी नज़र में उन्होंने उसको अपील किया। तो बाद में आकर के जब वो इस्लाम पर आ गए तो उन्होंने उसी चीज़ को फरोग दी। तो ट्रेड तो चेंज नहीं हुआ, बिहेवियर चेंज हो गया, यानी इस्लाम की तरफ वो माइल हो गए। तो यही हम बच्चों के साथ में कर सकते हैं और हमें कोशिश नहीं भी करनी चाहिए इस तरह की, बल्कि उसको सिर्फ सही रूप देने की ज़रूरत है। सही रूप कैसे दिया जाएगा? ये एक लंबा प्रोसीजर है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। और उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमें खुद इस्लाम की नॉलेज होनी चाहिए। साइकोलॉजी में मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप जो दूसरे ऑथर्स हैं उनको ना पढ़ें, उनको पढ़ें, काम करना आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसकी आप स्टडी करें। अगर किसी ने बीएड किया है तो उनके लिए आसानी हो सकती है, या फिर फर्दर क्लासेस भी हो सकती हैं उसके लिए इंशाल्लाह ताला किस तरह से किया जाना चाहिए इसको। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर कमिंग सर। देखिए, असल में माँ सबसे बेहतर टीचर होती है बच्चे की, और माँ समझती है बच्चों की साइकोलॉजी। उसके अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों की नफ्सियात समझती है और उनसे उसी तरह ट्रीट करती है। तो टीचर्स को भी अल्लाह ताला ने ये सिफात दी कि वो आप इन स्टूडेंट्स की माँ हैं। उस्ताद बच्चों के लिए बाप की तरह होता है। तो आप यही समझिए कि जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, स्टूडेंट जो आ रहे हैं, वो आपके अपने बच्चे हैं। उनकी आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए और उसको उसी तरह ट्रीट कीजिए। और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर तारिक साहब ने। मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसका लेक्चर पसंद आया होगा और आप कोशिश करेंगे कि उसको अपनी ज़िंदगी में निभाएं और कोशिश करें। तो इसके लिए जोरदार ताली हो जाए तारिक साहब के लिए।